हाँ, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी और आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। एक्चुअली मैं ऐसे मीटिंग्स में एड्रेस किया हूँ बहुत सारी जगह जहाँ की 10-15 लोग भी आए थे। उड़ीसा में एक बार क्या हुआ, एक लाइब्रेरी, गांव के अंदर एक लाइब्रेरी है और मैं दिल्ली से, उस वक्त मैं पीएमओ में था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। मेरा एक फ्रेंड है, उनका लाइब्रेरी है, ही वाज मेंबर सीबीडीटी, सीनियर ऑफिसर ऑफ द इनकम टैक्स। उनका मेरे गांव थोड़ा जाके वहाँ गांधी के ऊपर लेक्चर होगा, गांव के बहुत सारे लोग आएंगे। तो एक छोटा रूम था, रूम में मैक्सिमम कैपेसिटी था 50 का। मैं जब देखा तो 10 लोग बैठे हुए, 10 एग्जैक्टली 10, और मुझे माइक दे दिया। ऐसे भाई 10 लोगों के लिए माइक क्यों चाहिए? तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, क्लासरूम में भी हम 50 से कम भी लोगों से बातचीत किए हैं। तो उन्होंने उन्होंने माइक को निकाल दिया, उन्होंने इसे माइक को इसे रख दिया, इसे में खड़े होके बोला, लेकिन माइक ऑन था। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा बाद जो हमारा बातचीत रहा, 1 घंटा, पूरा 1 घंटा। तो इसके बाद जो रिस्पॉन्स आया तो जबरदस्त रिस्पॉन्स था। इसीलिए आप जैसे गांधी जी के ऊपर हमारा जो डिस्कशन हुआ, जो बातचीत हुआ, मुझे लगा कि गांधी जी जीवित होकर आ गए ये 10 लोगों के सामने। अच्छा, फिर मैं गाड़ी में बैठा आया और मेरा फ्रेंड जो दिल्ली में था वो फोन किया, तुम्हारा गांव भाषण, हमारा गांव से फोन आ रहा है। अरे कौन दिल्ली से आया था, बढ़िया एक प्रोग्राम हुआ, हम सुने थे हमारा दुकान के बैठ के। तो मैं बोला दुकान के बैठ के तो 10 लोग थे। इसीलिए माइक्रोफोन जो है वो ऑन था, ऐसे रख दिया था और पूरा गांव, छोटा गांव था, लोग सुन रहे थे। तो उनका फ्रेंड था, दुकान में बैठ के सुन रहा था। सो नंबर्स डू नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी, आइडिया, विचार, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इवन बहुत सारी जगह, मैं एक बार अमेरिका गया था, एक लेक्चर हॉल में 20 लोग थे, लेकिन जो भी 20 लोग थे उन्होंने मेरा स्पीच को रिकॉर्ड किया, इसे हम हमारा स्टूडेंट्स को सुनाएंगे, टीचर्स थे। सो ऐसे ही महात्मा गांधी के जीवन में भी ऐसे बहुत कुछ हुआ है। सो आज एक जो है, आज गांधी जी का पुण्यतिथि है और आज के दिन 1948 में गांधी जी ने 3 बुलेट के सामने खड़े हो गए थे, 3 बुलेट को रोका था। वो 3 बुलेट था घृणा की बुलेट, और अगर वो 3 बुलेट के सामने नहीं खड़े होते और अपना जान, आप जो बलिदान नहीं दिए होते, तो भारत का जो भविष्य थे वो दूसरा होता। क्योंकि जो फोर्सेस, जो वो 3 बुलेट, एक आदमी ने तो फायर किया, लेकिन वो एक आदमी एक विचारधारा का रिप्रेजेंटेटिव था, विचारधारा को वो प्रतिनिधित्व कर रहा था। और वो जो विचारधारा की जो संस्था थे, लोग थे, गांधी जी का बलिदान के बाद वो बहुत लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, बहुत साल लग गया, कितना 30-40 साल लगा, वो विचारधारा फिर जागृत होकर उठ रहा है, फिर भी चेक कर रहा है जो उच्च विचारधारा को, जो भी चेक इसीलिए कर रहा है कि हमारा पास संविधान। तो देखिए, जब गांधी जी का शहीद के कुछ दिन पहले 1947
कुछ महीना पहले जो विचारधारा का बात मैं कर रहा हूं, मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो इंडियन नेशनल आर्मी था, वो लड़ाई किया भारत को आजाद दिलाने के लिए। नेताजी का स्लोगन था, मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। तो सुप्रीम सेक्रीफाइस, बलिदान चाहिए था आजादी के लिए। तो नेताजी का जो इंडियन नेशनल आर्मी था, इंडियन नेशनल आर्मी तो बाहर से, भारत के बाहर से उन्होंने आर्म स्ट्रगल, हथियार उठाया, जर्मनी का सपोर्ट लिया, जापान का सपोर्ट लिया। लेकिन जब नेताजी, देखिए, नेताजी प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया साउथ ईस्ट एशिया में। वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर के नाते जो ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, उस वक्त सिंगापुर का एक जगह, सीक्रेट जगह में शपथ ले रहे थे। एक सिपाही जो आईएनए का, इंडियन नेशनल आर्मी का एक सिपाही, उसको कोट किया हुआ है किताब में। वो किताब का नाम है स्प्रिंगिंग टाइगर। उसको जो लिखा है उनका नाम है ह्यूफ टॉय। ह्यूफ टॉय इंडियन नहीं था, वो था ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर, गोइंदा संस्था का, ब्रिटेन का, उस वक्त का ब्रिटिश भारत में जो हुकूमत था, वो गोइंदा ऑफिसर था। उनको दायित्व दिया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। वो पकड़ नहीं पाया। लेकिन जब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पढ़ा, देखा, जो काम किए थे, इसके बाद उन्होंने एक किताब लिखा। किताब का 59 में पब्लिश हुआ। अभी 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। मैंने एक लेख लिखा। मैं नेताजी का ये बोल रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधी जी मार्टिरडम डे, गांधी का शहीद दिवस के ऊपर। ये बहुत जानना जरूरी है। तो नेताजी जब शपथ ले रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर के नाते, एक सिपाही इंडियन नेशनल आर्मी का, उन्होंने कहा कि हमको लग रहा था कि आजादी आ गया। और उन्होंने ये भी बोला, हिंदुस्तान में लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एवरीथिंग इज जय हिंद। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये समस्या सृष्टि हो रहा है धर्म के नाम पे, लेकिन यहाँ एवरीथिंग इज जय हिंद। तो जब ये 43-44 का बात है, तो जो सिपाही बोला था कि यहाँ जय हिंद, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत डिविजिव टेंडेंसीज आगे आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है भारत में? कौन सा स्लोगन अभी दिया जा रहा है? स्लोगन लोगों को डराने के लिए, लोगों को मारने के लिए। जो भी स्लोगन आपको पता होगा, कोई जो बोलने का जरूरत नहीं। तो जय हिंद जो स्लोगन था, जय हिंद स्लोगन कभी कोई यूज नहीं किया लोगों को बांटने के लिए, कभी नहीं हुआ। जय हिंद लाल किला से प्रधानमंत्री बोलते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री। तो जब आईएनए परास्त हो गया, ब्रिटिश आर्मी ने डिफीट कर दिया और आईएनए सोल्जर्स को जेल में रखा गया दिल्ली में। वो आईएनए सोल्जर्स को देखने के लिए गांधी गए थे, महात्मा गांधी। उनका शहीद का
कुछ 2 महीने पहले, 2-4 महीने पहले या 6 महीने होगा। तो गांधी जी ने जब उनसे मिले, उन्होंने कहा कि हम तो भारत को आजाद करने के लिए भारतीय के नाते हम लड़े, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। लेकिन जेल में, ब्रिटिश जेल में उनको जो चाय और पानी दिया जा रहा था, उस वक्त हिंदू चाय मुस्लिम चाय, हिंदू पानी मुस्लिम पानी, ये दिया जा रहा था। अच्छा, उस जमाने में रेलवे स्टेशन में भी हिंदू चाय मुस्लिम चाय बेचा जाता था, हिंदू पानी मुस्लिम पानी भी बेचा जाता था। आजादी से पहले। अभी कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेला में जो ट्रेजेडी हुआ, 1915 में गांधी कुंभ मेला गए थे। उनका जो आत्मचरित ऑटोबायोग्राफी है, एक चैप्टर है कुंभ मेला, पूरा चैप्टर है। तो गांधी ने लिखा वो चैप्टर में कि सहारनपुर से हरिद्वार, उस वक्त हरिद्वार में हो रहा था कुंभ मेला, हम गए। एक कैरेज था, गाड़ी था जिसके ऊपर छत नहीं था, ये लोहे का खड़े होने के या बैठने के लिए कुछ प्रावधान था, और बहुत गर्मी था। वो गर्मी में, गर्मी का दिन में कुंभ मेला हो रहा, हरिद्वार में होता है, तो इतना धूप था, गर्मी था, तो कुछ लोग पानी, इतना प्यास लग रहा था, जो तीर्थ यात्री थे, कुंभ मेला जा रहे थे। गांधी ने लिखा है कि कोई आके पानी बेच रहे थे, लेकिन जो तीर्थ यात्री वो पानी नहीं पीने के लिए मना कर रहे थे। प्यास लग रहा है, क्यों मना कर रहे थे? गांधी ने लिखा ये शायद मुसलमानी पानी होगा। 1915 में। सो फिर उन्होंने, गांधी ने कहा कि जो तीर्थ यात्री, ये आशंका था कि हम कुंभ मेला में जाके स्नान करेंगे, लेकिन रास्ता में जो पानी कोई दे रहा है, प्यास लग रहा है, वो नहीं पी रहे थे क्योंकि उनको चाहिए हिंदू पानी, मुसलमान पानी। आशंका था ये मुसलमान पानी होगा। तो ये समाज था। तो गांधी ने बार बार ये हिंदू पानी मुस्लिम पानी, हिंदू चाय मुस्लिम पानी बारे में, हिंदू चाय मुस्लिम चाय के बारे में लिखे हैं, उनका बहुत लेख में। 1943 में उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लिखा। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में अहिंसा की एप्लीकेशन करके, मेथड के लिए, मेथड को अप्लाई करके हमको आज़ादी मिलना चाहिए। उसमें कम्युनल यूनिटी नंबर 1 था। उसमें लिखा है कि हमको चाहिए हार्ट यूनिटी, दिल का एकता चाहिए। पॉलिटिकल यूनिटी तो अगर होगा तो अच्छा होगा, इससे बेहतर यूनिटी होगा हार्ट यूनिटी। और हार्ट यूनिटी होने से, महात्मा गांधी ने लिखा था 43 में, वो हिंदू पानी मुस्लिम पानी ये देश में नहीं रहेगा। अच्छा, तो गांधी ने ये, जो मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूं कि पानी या जो पीने वाला चीज था, वो भी धर्म के नाम पे डिवाइड हो गया था आजादी से पहले। 1950s तक रेलवे स्टेशन में ये हिंदू चाय मुस्लिम चाय, हिंदू पानी मुस्लिम पानी वो ट्रेडिशन था, धीरे धीरे बंद हो गया। तो ये कहने का मतलब है, अभी जो हिंदुस्तान का परिस्थिति है, अभी जैसे डिवीजन, अभी जैसे जो घृणा जो चार तरफ फैल रहा है, तो हमको चाहिए, या सबको, ये जो ट्रेडिशन था, गांधी ने जब INA सोल्जर को पूछा, आपको हिंदू चाय मुस्लिम चाय, हिंदू पानी मुस्लिम पानी जो जेल में दे रहे हैं,
उस जो भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़े थे, आप कैसे उसको डील कर रहे हैं, किस तरह आप उसका समाधान निकल रहा है। तो एक आईएनए सोल्जर बोला, सैन्य सिपाही, हम हिंदू चाय मुस्लिम चाय मिला देते हैं और पीते हैं। तो गांधी ने बोला ये है शिक्षा। नेताजी जो शिक्षा दिए थे सोल्जर्स को कि रिलीजियस डिस्टिंक्शन से ऊपर उठेंगे, और ये है सबसे बड़ा शिक्षा नेताजी और आईएनए का। आईएनए से हम कर अभी लकीली भारत में ना कोई कहा हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे, हिंदू बने मुस्लिम बने, ये नहीं। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेटली ये जो डिवीजन है जो परसिस्ट कर रहा है किसी भी कारण की वजह से, ये देश का जो एकता अखंडता के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। भाई भाई के बीच जो डिवीजन ला रहा है, इंसान के बीच डिवीजन ला रहा है। तो गांधी का प्रासंगिकता इससे हमको प्रमाणित करता है। वो जो रेलिवेंट थे, वो प्रासंगिक थे उनका पीरियड पे, लेकिन मुझे तो लग रहा है आज उनका पीरियड से ज्यादा हमारा पीरियड के लिए प्रासंगिकता बन गए। मैं आज एक लेख लिखा, कल रात को यहाँ आया, सुबह वो लेख लिखा। मैंने गांधी का 1947 2 महीने पहले उनका जो शहीद का, उन्होंने एक प्रेयर मीटिंग, गांधी का एक खासियत था, प्रार्थना सभा कर रहे थे वो दिल्ली में। एक प्रार्थना सभा में उन्होंने बोला मुझे कंप्लेंट कोई किया है, कंप्लेंट। क्या कंप्लेंट? कि कांग्रेस जो है रेडियो इस्तेमाल कर रहा है अपना प्रोपेगेंडा के प्रचार के लिए, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ही था। जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर थे, संविधान का बना रहे थे, संविधान सभा में काम चल रहा था। तो गांधी ने बड़ा प्रोफेटिकली दूरदृष्टि उन्होंने दिखाया, बोला अगर कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस के पास अभी जो क्षमता है कांग्रेस के पास, वो जिसके पास क्षमता है, अगर वो रेडियो यूज कर रहा है अपना प्रोपेगेंडा के लिए, अपना प्रचार के लिए, तो ये तानाशाही के तरफ भारत को ले जा रहा है। इसका मतलब जो रूलिंग पार्टी अगर मीडिया को यूज करेगा अपना प्रचार के लिए, अपना इमेज बिल्डिंग के लिए, इसका मतलब है डिक्टेटरशिप का रास्ता में भारत को ले जा रहा है। ये गांधी 47 में लिखे थे। तो अभी मीडिया का हालत कौन कंट्रोल कर रहा है? गोदी मीडिया टर्म जो रवीश कुमार ने गोदी मीडिया दिया, तो ये जो हालत है हिंदुस्तान का, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो गांधी जो कहा था, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। या हिंदुस्तान छोड़िए, अब अमेरिका देखिए, अमेरिका में क्या हुआ। आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल्स है। तो यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया या वो तो अमेरिका से कंट्रोल हो रहा है, या गूगल है, इंटरनेट तो पूरा अमेरिका से आया है। तो उसमें किसका प्रचार ज्यादा हुआ अमेरिका में? इलॉन मस्क जो ट्विटर को कंट्रोल करता है, वो तो रूलिंग पार्टी जो ट्रम्प जीतने के लिए कितना पैसा दिया था। सो सिर्फ भारत का बात नहीं, पूरा दुनिया में जो परिस्थिति है, तो इस संदर्भ में ये जो महात्मा गांधी का जो ये उनका जो लेख है, जो उन्होंने जो काम करके दिखाए थे, हर एक लेख उनका
मैं जब भी पढ़ता मुझे लगता है कि आजकल के जमाने के लिए उन्होंने लिखा था, 2025 के जमाने के लिए, 2025 का भारत के लिए। एक उदाहरण मैं देता हूं, छोटा सा, मतलब अभी देखिए बहुत सारे लोग, सुप्रीम कोर्ट का बहुत 2-4 जजमेंट, ये 2 साल के बीच कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ये फलाना टीवी चैनल में धर्म विरोधी प्रचार हो रहा है, हेट, घृणा प्रचार हो रहा है एक धर्म के खिलाफ, और उन्होंने पूरा वीडियो भी दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो चैनल के खिलाफ जो संस्था है कार्य करने के लिए, उसके खिलाफ क्या क्या है, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जोसेफ, उन्होंने कहा एंकर जो है टीवी चैनल का, वो तो हेट प्रचार कर रहे हैं, घृणा प्रचार कर रहे हैं, तो कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन जो भी कार्रवाई हो रहा है उससे कुछ बनता नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया, मैंने देखा कि 1926 में 1926 डेट, एग्जैक्ट डेट मेरे पास है, मैंने आज वो आर्टिकल लिखा। सो 1926 में आर्य समाज का एक विशिष्ट नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। तो गांधी ने लिखा है कि एक जर्नलिस्ट, उनका नाम अब्दुल रशीद, वो स्वामी श्रद्धानंद के घर गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको इंटरव्यू करने के लिए आया। 1926, 100 साल पहले। तो स्वामी श्रद्धानंद का जो घर में कोई था, ने उनका तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं दे पाएंगे इंटरव्यू। तो स्वामी श्रद्धानंद सुना, कहा कि नहीं उनको बुला। अच्छा, तो उन्होंने, अब्दुल रशीद गया इंटरव्यू करने के लिए। ये है अगस्त 5, नहीं सॉरी, ये है 26 दिसंबर 1926। अब्दुल रशीद गया इंटरव्यू करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद का। 1-2 क्वेश्चन पूछा, देन उन्होंने एक पिस्तौल निकाला और गोली मार दिया, और स्वामी श्रद्धानंद का डेथ हो गया। फिर नेक्स्ट डे पेपर में आया कि स्वामी श्रद्धानंद असैसिनेटेड बाय अब्दुल रशीद। तो गांधी ने इसके ऊपर एक लेख लिखा, श्रद्धानंद द मार्टिर, श्रद्धानंद शहीद हो गए। तो उन्होंने कहा ये क्यों मारा, अब्दुल रशीद कौन है गांधी को पता नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों मारा। गांधी ने कहा मैंने कुछ जो ढूंढ निकाला कि अब्दुल रशीद उस वक्त का न्यूज़पेपर में जो हेट था, हेट फील्ड कंटेंट, घृणा जो कंटेंट था, वो न्यूज़पेपर में इतना घृणा प्रचार हो रहा था, वो कंटेंट पढ़ के उन्होंने जाके स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दिया। अच्छा, देन ही सेड एक विशियस प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर के थ्रू प्रचार किया जाता था, गांधी जी ने लिखा है। और एक वाक्य लिखा है, लेट नॉट हिंदूस बी ड्रिवन बाय रिवेंज, प्रतिशोध में ना आए। अच्छा, उन्होंने बाकी और सारे एग्जाम्पल दिया जहां की हिंदूस ने प्रतिशोध
करके बाकी और किसी को मारा था। तो उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर मैन हैज बिकम ए वॉकिंग प्लेग, न्यूज़पेपर का आदमी प्लेग हो गया है। Then he said 90% of the newspapers are like that. 1926 और 2025 में आप आइए, exactly 100 years। तो फिर बहुत सारे लोग आई एम श्योर टीवी देखना तो बंद कर दिया होगा। मैं तो टीवी कब से बंद कर दिया। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो घृणा चार तरफ फैल रहा है, तो उन्होंने कहा गांधी ने लिखा can't we boycott 90% of the newspapers? क्या हम उसको त्याग नहीं कर सकते? वो अगर न्यूज़पेपर बंद भी हो जाए भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। गांधी जी का वाक्य है 1926। 2025 में बहुत सारे लोग हम सोच रहे होंगे कि इसे टीवी चैनल्स बंद हो जाएंगे तो अच्छा होगा। तो ये देखिए 1926 2025, 1915 कुंभ मेला, 2025 कुंभ मेला। और मैं जिस तरह जब भी गांधी को पढ़ता, उनका जो ओरिजिनल राइटिंग्स है, जो कि 9800 वॉल्यूम्स में 50,000 पेज में, तो वो उन्होंने इसे उनका जो चिंतन था, विचार था, वो विचार मुझे लग रहा है कि उस वक्त जितना प्रासंगिकता था हमारा समय के लिए, उससे बहुत गुण या पता नहीं कितने मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। अभी देखिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जावेद भाई बोल रहे थे कि यहाँ क्लाइमेट चेंज ऐसे हो रहा है कि जैसे ठंड पहले होता था या नहीं होता। अभी हम सुबह बात कर रहे हैं, मैं तो बोला यहाँ तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिल्ली में भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दिल्ली में तो साल भर कभी हमको शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है सांस लेने के लिए। यहाँ तो कम से कम शुद्ध हवा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई कर भी नहीं पाएगा। 1913 में जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने एयर पोल्यूशन के ऊपर लिखा था। एयर पोल्यूशन, उन्होंने कीज टू हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए, उनका पहला आर्टिकल था एयर। उन्होंने ये नहीं कहा कि खाना या पानी, इसे खाना या पानी के बिना तो कुछ दिन आदमी जी सकता है, लेकिन एयर अगर ठीक नहीं होगा तो कितना 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा जिंदगी। तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता में एयर ऐसे पोल्यूट हो जाएगा कि जो लोग सिटी में है, टाउन में है, वो दूर कहीं जगह ढूंढ निकाल के जाएंगे जहां से शुद्ध हवा मिलेगा सांस लेने के लिए, और दैट विल इन्वॉल्व ए कॉस्ट, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। सो ही सेड मॉडर्न सिविलाइजेशन विल हैव टू पुट ए कॉस्ट ऑन एयर फॉर ब्रीदिंग। अच्छा, तो दिल्ली में आप कोई भी इंपोर्टेंट ऑफिस जाइए, देयर इज ए एयर प्यूरिफायर। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब था उस वक्त एयर प्यूरिफायर नहीं था। अभी हर एक ऑफिसर के कमरे में एयर प्यूरिफायर है। देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है कमरे में। So this means we are paying a cost. मैं आज सुबह जावेद भाई मुझे ले गए नवोदय विद्यालय। अच्छा, मैं देखा इतना हवा प्योर है, ना पोल्यूशन है, ना साउंड पोल्यूशन है। अच्छा, 1918 में 1 जनवरी 1918 गांधी ने म्युनिसिपैलिटी एम्प्लॉइज अहमदाबाद उनको एड्रेस कर रहे थे। वो एड्रेस में उन्होंने कहा, स्वराज के अर्थ अगर हम
व्याख्या करेंगे संविधान की दृष्टिकोण से या कानून की दृष्टिकोण से, लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप बोलेंगे स्वराज का मतलब ये है कि लोगों को शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले और शस्य मिले खाने के लिए, वो है स्वराज। अच्छा, तो अभी देखिए, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगा, इलेक्शन इशू हो गया है मैनिफेस्टो में। दिल्ली में अभी इलेक्शन हो रहा है, केजरीवाल तो बोल रहा है कि कोई पानी में जहर डाल दिया, आपने सुना होगा, जो भी है, मतलब ये एक एलिगेशन है कोई पॉलिटिकल पार्टी से, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल सरकार ने हवा को इतना एयर पोल्यूशन हो कर दिया है। तो ये चीज अभी इलेक्शन इलेक्टोरल इशू हो गया है। लेकिन गांधी सोच रहे थे, ये स्वराज की दृष्टिकोण से देख रहे थे, ये तो पावर पॉलिटिक्स दृष्टिकोण से देख रहे हैं, स्ट्रगल फॉर पावर दृष्टिकोण से देख रहे हैं। गांधी देख रहे थे स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फ्रीडम और पावर के बीच अंतर है। तो ये जो चीज उन्होंने 1913, 1918, मैंने अभी स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जब गए थे, तो उन्होंने अगर गांधी जी का जो स्वराज का मतलब है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पूरा नवोदय विद्यालय में तो स्वराज है, दिल्ली में स्वराज है नहीं। दिल्ली में कभी भी एयर क्वालिटी क्लीन नहीं आ रहा है, पुअर, मॉडरेट, वेरी पुअर, हैजर्डस, पूरा साल भर। तो ये जो परिस्थिति, ये जो संकट का हम सामना कर रहे हैं, और अभी देखिए पहली बार WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन 2019 या 18 में किया, और बोले कि इंडिया का बहुत सारे सिटी, बहुत सारे टाउन्स में, गांव-गांव में भी एयर पोल्यूशन एक इशू हो गया। तो मैंने एक बार क्या हुआ कि कोविड के टाइम मुझे एक फोन आया, इसे सर हम एक किताब लिख रहे हैं 21st सेंचुरी में गांधी, तो आप एक लेख लिख सकते हैं, लेकिन 21st सेंचुरी समस्या के ऊपर लिखेंगे। ऐसे ठीक है, तो उन्होंने कहा 21st सेंचुरी समस्या क्या है, इसके ऊपर गांधी का चिंतन क्या होगा। ऐसे गांधी और एयर पोल्यूशन में लिखूंगा, गांधी और एयर पोल्यूशन, उन्होंने एयर पोल्यूशन लिखा था। ऐसे 5000 वर्ड का आर्टिकल लिख सकते हैं, उन्होंने बोला 5000, 7000, ऐसे 5000 आराम से हो जाएगा। तो मैं जब लिख के दिया और अमेरिका से वो किताब पब्लिश हुआ, वो किताब के ऊपर यूरोप का यूनिवर्सिटी में डिस्कशन हुआ, और पर्टिकुलरली माय आर्टिकल गांधी एंड एयर पोल्यूशन। तो ये अगर आप सारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका प्रासंगिकता, उनका जो सोच सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं था, पूरा विश्व के लिए। आपको पता नहीं कितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये शायद, मुझे भी बहुत देर में मालूम हुआ, जर्मनी में एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, राजनैतिक दल, उसका नाम है ग्रीन पार्टी। वो ग्रीन पार्टी का जो फाउंडर थे, एक लेडी थे, पेट्रा केली। पेट्रा केली ने लिखा है कि जर्मनी में ग्रीन पार्टी का स्थापन करने के लिए हमको जो मोटिवेशन, जो प्रेरणा मिला, वो भारत का महात्मा गांधी से प्रेरणा मिला। अच्छा, भारत में कौन सा पार्टी है जो गांधी के प्रेरणा से हुआ है? जनसंघ हुआ बीजेपी में। बीजेपी जब स्थापन हुआ, उन्होंने कहा कि ये पार्टी गांधीयन सोशलिज्म के बेसिस पे होगा, लेकिन जनसंघ से बीजेपी हुआ। लेकिन जर्मनी में ग्रीन पार्टी का फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स,
पेट्रा के लिए लिखा है कि भारत के गांधी से हमको प्रेरणा मिला। तो ये जो चिंतन है, गांधी का चिंतन सिर्फ भारत के लिए नहीं, सिर्फ भारत की आजादी के लिए नहीं, बहुत सारे समस्या का जो उन्होंने सोचा था, आजादी का जो व्यापक अर्थ उन्होंने समझाया था, सिर्फ भारत हुकूमत जो ब्रिटिश लोगों के पास था, सिर्फ इंडियंस के पास वो हुकूमत आएगा, ये बड़ा लिमिटेड, ये सीमित सोच था। लेकिन एक व्यापक सोच भी था उसमें। आप देखिए दांडी मार्च, आपको सबको पता होगा, जो नमक उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत ने मना कर दिया था कि भारतीयों को नमक बनाने के लिए अधिकार नहीं है। सो 12 मार्च 1920 उन्होंने साबरमती से जो लवण सत्याग्रह शुरू किया और उन्होंने लवण, थोड़ा सा नमक लिया, वो ब्रिटिश हुकूमत का फाउंडेशन को हिला दिया। उस वक्त जब दांडी मार्च चल रहा था, लाखों लोग शामिल हुए। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट में एक लेख आया। उस लेख में गांधी को अनुरोध किया गया कि आप वो मार्च को बंद कीजिए, क्योंकि गांधी ने कहा ये मार्च जो है, दांडी मार्च, सिर्फ नमक कानून को तोड़ने का लिए नहीं है, भारत को आजाद करने के लिए। उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, मैंने एक रिसर्च किया, लेख भी लिखा, मेडिकल जर्नल में क्यों बोला गांधी को कि ये सत्याग्रह बंद कीजिए। उन्होंने कहा भारत में कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है मेडिकल एजुकेशन। गांधी को बोला आपको एक ब्रिटिश डॉक्टर आके ऑपरेशन किया था एपेंडिसाइटिस। अगर दांडी मार्च के वजह से आजाद हो जाएगा हिंदुस्तान, सारे ब्रिटिश डॉक्टर चले जाएंगे लंदन या ब्रिटेन, और इंडिया का पब्लिक हेल्थ विल कोलैप्स। सो भारत का पब्लिक हेल्थ को नजर में रखते हुए आप दांडी मार्च को बंद कीजिए। तो गांधी ने उत्तर दिया वो आर्टिकल को, उसका अंग्रेजी में था ए विशियस इंसिनुएशन। उन्होंने कहा भारत में क्यों नहीं है मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज ज्यादा, क्यों मेडिकल कॉलेजेस है नहीं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ब्रिटिश हुकूमत जिम्मेदार है। और भारत आजाद होने के बाद भारत का जो युवा है उनको मेडिकल एजुकेशन मिलेगा, मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा होंगे, और भारत ऐसे डॉक्टर प्रोड्यूस करेगा those who will be second to none in the world. विश्व में उनका नाम रहेगा, they will not be second to American doctors or British doctors. आप देखिए अभी, I mean one can criticize medical system जो भी है, अगर भारत के डॉक्टर ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस से विड्रॉ कर लेंगे, the public health of Britain will collapse. So that is the vision Gandhi articulated about the cause of doctors in 1930. 12 मार्च 1930 जो दांडी मार्च शुरू हुआ, उसके बीच एक लेक्चर में उन्होंने, एक लेख में उन्होंने लिखा था, जब मॉरिशस को आजादी देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दिया था 65-66 उस वक्त, तो मॉरिशस का लीडर्स ने बोला हमको आजादी, हम डिसाइड करेंगे किस दिन हमको आजादी मिलेगा। तो उन्होंने 12 मार्च डिसाइड किया। जब उनको पूछा गया 12 मार्च क्यों डिसाइड किया, उन्होंने कहा 12 मार्च को हम आजाद होना चाहते हैं, क्योंकि 12 मार्च को हिंदुस्तान में गांधी ने सत्याग्रह किया था नमक के लिए। और मॉरिशस का एक पोएट एक कविता लिखा, 12 मार्च को आया हमारा अगस्त 15।
जब प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन मॉरिशस गए तो उन्होंने ये कोट किया था मॉरिशस का हिंदी पोएट को कि 12 मार्च को आया हमारा अगस्त 15। अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं अगस्त 15 का आज़ादी असली आज़ादी नहीं है। आपको मालूम होगा कौन बोल रहा है। अच्छा, लेकिन मॉरिशस डिसाइड किया कि 12 मार्च को आया हमारा अगस्त 15। तो ये जो भारत का आजादी भी था और जो एक एक डेट हमारा आजादी का संघर्ष के लिए जो जुड़ा हुआ था वो हमारा लिए सिर्फ सिग्निफिकेंट नहीं, ये सिग्निफिकेंट है पूरा दुनिया के लिए। अभी जो है देखिए संभल में जो कुछ वायलेंस हुआ, कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि सर्वे करो कि वहां मंदिर था या क्या था। संभल में 1926 में भी एक कम्युनल टेंशन हुआ था, 1926, और अभी 2024 में कम्युनल फिर प्रॉब्लम हुआ। तो गांधी ने नेहरू को भेजा, संभल जाओ, संभल में जो कम्युनल टेंशन है उसका कारण ढूंढो, एक रिपोर्ट बनाओ। और 12 सितंबर 1924, 12 या 22 सितंबर गांधी के कहने से नेहरू गए संभल और रिपोर्ट 12 पेज का रिपोर्ट दिया। मैं वो रिपोर्ट गाड़ी ट्रेन में पढ़ रहा था। वो रिपोर्ट में मोहर्रम प्रोसेसन कुछ उन्होंने निकाला और हिंदुओं का कुछ मेला चल रहा था तो कुछ म्यूजिक कोई बजाया तो इस वजह से झगड़ा हुआ, कोई मरा नहीं, कुछ इंजर्ड हुए वगैरह वगैरह वगैरह। तो लेकिन उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का कोई रोल नहीं था। लेकिन अभी जो हो रहा है आप तो सारे मालूम होंगे। ये जो अच्छा गांधी जी गुलबर्गा, संभल, अमेठी, इलाहाबाद ये सारे जगह जो कम्युनल वायलेंस हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तो हेल्पलेस हूं, मैं क्या करूं। लेकिन जब कोई आदमी हेल्पलेस होता है, क्या करने के लिए सोच भी नहीं पाता है या उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं एक फास्ट करूंगा, उपवास करूंगा। 21 दिन उन्होंने फास्ट किया, 21 दिन। और उन्होंने कहा, लिखा था 1924 में संभल वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर यूनिटी नहीं रहेगा तो इंडिया का फ्यूचर भी खतरे में आ जाएगा। ये जो सोच था कि कहीं क्या हो रहा है और जो उसके ऊपर विश्लेषण करने के लिए कभी नेहरू को भेज रहा है, कभी पटेल को भेज रहा है, ये जो है ये स्थिति जो उनका जो सोच में देख रहा हूं ये इतना प्रासंगिकता है। तो इस संदर्भ में देखिए जो अभी एक सोच आ रहा है पूरा बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत जगह से कि संविधान को अगर बचाएंगे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, तो संविधान का जो सोच है, अभी देखिए अंबेडकर का भी जो सोच आ रहा है, अंबेडकर का सोच या उनका जो ज्ञान था कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू सोच रहे थे कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है आइवर जेनिंग्स, उनको आके बुलाएंगे भारत का संविधान बनाने के लिए। गांधी जी ये जो बात सुने, उन्होंने कहा आइवर जेनिंग्स क्यों, व्हाई नॉट अंबेडकर क्यों नहीं। तो नेहरू ने बोला अंबेडकर इज अपोज टू कांग्रेस, ये कांग्रेस के खिलाफ है। तो गांधी ने बोला संविधान क्या कांग्रेस का बन रहा है या कंट्री का बन रहा है, देश का बन रहा है। संविधान कांग्रेस का नहीं बन रहा है, देश का बन रहा है। तो अंबेडकर को ले आओ और अंबेडकर को ले आओ। ये जो विरोध कर रहा है उसको भी अपना
अपना लिया, अपने अपने के लिए जो भी कोशिश करना है। और हमेशा अंबेडकर का जो भी लेख है, गांधी को इतना क्रिटिसाइज किया, नेहरू को, पटेल को, सबको, लेकिन फिर भी जब देश का हित में सोचने के टाइम आ गया, गांधी ने बोला नहीं, अंबेडकर ठीक काम करे। और देखिए अभी जो है कोई भी चर्चा अभी हिंदुस्तान में, बाहर में, विदेश में भी बिना अंबेडकर का नाम लेते कंप्लीट नहीं होता। 2011 में, 7 में हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में 2 दिन अंबेडकर के ऊपर चर्चा हुआ। 2 दिन अंबेडकर प्रिंसिपल्स। हिंदुस्तान में 2012 या 13 में हो गया डिस्कशन। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंबेडकर उनका डेथ का बहुत सालों के बाद इतना रिलेवेंट हो रहा है। वो तो इलेक्शन भी हार गए थे 1952 में, लेकिन जब इलेक्शन लड़ रहे थे, रामचंद्र गुहा फेमस हिस्टोरियन, उन्होंने लिखा वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जब नेहरू प्रचार कर रहे थे, वो बोल रहे थे अपोजिशन साइड में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग से अंबेडकर का नाम लिया। इसलिए अंबेडकर इज ए ग्रेट मैन, जयप्रकाश नारायण इज ए ग्रेट मैन, दे आर वेल एजुकेटेड। ये जो मेरिट रिकॉग्नाइज करना, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे रूलिंग पार्टी के साथ हो, हिंदुस्तान ऐसे बना है। तो ये जो स्थिति है, अभी जो परिस्थिति भारत में पैदा हुआ है, मुझे लगता है कि हमारा आजादी का जो संघर्ष हुआ था और ये जो सोच आया था, ये सोच को फिर दोबारा हमको बार बार बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अभी देखिए अरुण सूरी का एक किताब आ गया है, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। आपको मालूम होगा अरुण सूरी का इंटरव्यू करण थापर ने किया था 2 दिन पहले। तो अब अगर आप देखेंगे भारत का जब जो प्रिंसली स्टेट था, जो राजाओं ने जो शासन कर रहे थे, 500 से ऊपर ऐसे राज्य था, तो सरदार पटेल ने उनको इकट्ठा किया। हैदराबाद, जूनागढ़, वो तो हैदराबाद तो पहले मना कर रहा था भारत में शामिल होने के लिए। सिर्फ हैदराबाद जो निजाम था वो मना नहीं कर रहा था, या मुस्लिम रूलर था जूनागढ़। ट्रावनकोर, हिंदू किंगडम ऑफ ट्रावनकोर, उसको बोला जाता था हिंदू किंगडम ऑफ ट्रावनकोर। उनका जो दीवान था सीपी रामास्वामी आयर, उन्होंने बोला कि ट्रावनकोर का जो सार्वभौम अथॉरिटी, ताकत जो है, वो हमारा भगवान से आता है। कौन सा भगवान? भगवान पद्मनाभ, लॉर्ड पद्मनाभ, जो अनंत शयनम मंदिर है केरल में, त्रिवेंद्रम में। वो ताकत, सोवरेन अथॉरिटी कम्स फ्रॉम लॉर्ड पद्मनाभ। और लॉर्ड पद्मनाभ इंडिया का सोवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सो हम इंडिया के शामिल नहीं होंगे। तो सरदार पटेल ने पूछा, आपका लॉर्ड पद्मनाभ को ब्रिटिश कंट्रोल में कैसे आप छोड़ दिए थे? सरदार पटेल ने पूछा, इसे आप तो लॉर्ड पद्मनाभ आपका भगवान है, उनका सार्वभौम अथॉरिटी वहां से आता है, फिर ब्रिटिश के अंडर में कैसे आप छोड़ दिए थे? उन्होंने कहा ज्वाइन करो, नहीं तो कुछ परिणाम अलग होगा। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो सर सीपी रामास्वामी आयर को और कौन सपोर्ट कर रहा था इंडिया में ज्वाइन नहीं करने के लिए? विनायक दामोदर सावरकर सपोर्ट कर रहे थे।
ये विक्रम संपत अपना बड़ा 2 वॉल्यूम सावरकर में लिखे. He said it was unfortunate that Savarkar supported C.P. Ramaswamy not to join India, not to allow Travancore kingdom to join India. So ये इतिहास मुझे भी अभी पता चला. So ये भारत को इकट्ठा रखने के लिए क्या क्या किया गया था. तो अभी देखिए इमरजेंसी के समय में भारत का संविधान का प्रियम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट जुड़ा गया. इंदिरा गांधी की सरकार ने किया. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी जजमेंट दिया नहीं, ये जो किया है ठीक किया. सोशलिस्ट अर्थ ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर का रोल कुछ नहीं, और सेकुलर वर्ड फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में शुरू से ही है. फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में सेकुलर शब्द है, तो वो प्रियम्बल में रहे, उसमें क्या प्रॉब्लम है. और संविधान सभा में मैं देख रहा था, कोई भी मेंबर सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं बोले थे. हिंदू महासभा 1944 में जो संविधान बनाया, उसमें भी लिखा था कि हिंदुस्तान फ्री स्टेट जो होगा वो है धर्मनिरपेक्ष रहेगा. ये हिंदू महासभा का संविधान. अच्छा, इसके बारे में मुझे जानकारी अभी मिला. तो ये जो उस चाहे अंबेडकर जो उन्होंने संविधान दिया था, संविधान सभा को एक ड्राफ्ट संविधान उन्होंने भी दिया था, उसमें भी था कि स्टेट जो है, राष्ट्र जो है, उसका धर्म कुछ नहीं हो. तो इस जो चिंतन था, वो चिंतन का जो प्रासंगिकता अभी और ज्यादा बढ़ गया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि अभी जो परिस्थिति में महात्मा गांधी का जो एक बहुत सारे लेख से, मुझे आपको पर्टिकुलरली एक लेख में कोट करना चाहता हूं कि समाज में अगर धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा, गांधी ने लिखा था, उन्होंने लिखा था कि धार्मिक ध्रुवीकरण अगर बढ़ता जाएगा, उसका असर समाज में बहुत बुरी तरह हमको देखना बुरी तरह पड़ेगा, और उसका असर हमारा शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज्यादा उसका कुप्रभाव देखने के लिए मिलेगा. और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था, अगर धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता जाएगा तो इतिहास में बहुत सारे इतिहास में डिस्टर्शन लाएगा. मुझे याद है वन सिख मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सरदार हुकुम सिंह. He was a very prominent member in this constituent assembly. उन्होंने एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक मेमोरेंडम दिया था. सिखों का दृष्टिकोण से संविधान कैसे होना चाहिए. मैंने वो जब डॉक्यूमेंट पढ़ा, उसमें था कि संविधान में ये फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में ये रखना चाहिए कि there should be no distinction between halal meat and झटका meat. Can you believe it? कि संविधान में ये प्रावधान होना चाहिए कि ये जो खाद्य है वो हलाल झटका में कोई अंतर या डिस्क्रिमिनेशन या नहीं होना चाहिए. इट इज पार्ट ऑफ ए बुक, हुकुम सिंह का जो संविधान फंडामेंटल राइट्स चैप्टर का. अच्छा, अभी देखिए उन्होंने ये बात रखे थे 1944-45 में या 46 में. मैं तो कभी सोचा नहीं था कि भारत अभी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में कुछ लोग बोल रहे झटका हलाल का मामला, इसे
उन्होंने ऊपर ला रहा है। कर्नाटक में क्या हुआ, अभी बहुत सारी जगह में, तो मैं तो सैल्यूट कर रहा हूँ सरदार हुकुम सिंह कि उन्होंने ये प्रॉब्लम ऐसे होगा ये भी सोच के उन्होंने कहा कि नहीं ये संविधान में डाल दो। तो ये से सोच था कि ये जो समाज हमारा है, इतना धर्म है, इतना भाषा है, इतना जाति है, इसके अंदर कहाँ कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि गोत्र का भी प्रॉब्लम आगे आ जाएगा आगे। कुछ लोग बोले नहीं नहीं ये गोत्र में शादी नहीं होगा, या समथिंग अभी हरियाणा में कुछ हो रहा है। और बहुत सारे जगह देखिए, अंबेडकर जो संविधान सबमिट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था, उनका जो विजन था, दृष्टिकोण था, हमारा भारत एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनेगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो संविधान मैंने जब पढ़ा था, उन्होंने एक चैप्टर लिखा था, बॉयकॉट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक को अगर बहिष्कार किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई अल्पसंख्यक लोगों को चाहे बिजनेस, चाहे सामाजिक क्षेत्र से, चाहे एजुकेशन क्षेत्र से कोई बॉयकॉट करने के लिए कॉल देगा तो वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा और फ्यूचर पार्लियामेंट उसके खिलाफ कानून बनाए। और उन्होंने एक डेफिनेशन भी दिया बॉयकॉट का मतलब क्या है। वो कॉपी, संविधान कॉपी, संविधान का एक कमेटी को अम्बेडकर ने दिया था। अभी देखिए कितना धर्म संसद, कितने लीडर्स ये बोल रहे कि यहाँ से खरीदो मत, इससे बिजनेस मत करो, यहाँ से कुछ मत सामान लो, ये वगैरह वगैरह। अच्छा, उन्होंने जैसे हुकुम सिंह ने बोला कि नहीं नहीं झटका, हलाल मीट, कोई अंतर होना चाहिए, अम्बेडकर ने ये भी समस्या सोचा था उन्होंने। तो ये जब ये है आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स में जब पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये समस्या उस वक्त था, बीच में कोई हमने सुना नहीं था। मैं जब कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, लेकिन अभी कैसे आ गया ये समस्या। तो अगर अभी समस्या आ गया है, बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, चाहे विरोधी करे या रूलिंग पार्टी करे, जो भी करे, तो मुझे लगता है कि ये जो भारत का जो एक क्या बोलते हैं, ये जो चर्निंग हो रहा है, मंथन हो रहा है, वो मंथन से उस वक्त तो नहीं आया था, लेकिन उस वक्त डॉक्यूमेंट में लिख के सबमिट कर दिए थे संविधान सभा को। तो फिर अभी ये मंथन से अगर फिर ये विष जो है ऊपर आ रहा है, तो उसको फिर कैसे डील किया जाए। तो इसीलिए मैं तो हमेशा जब भी मुझे एक मौका मिलता है, ये सारे चीज डिस्कस मैं करता हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि हमारा जो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी 51A, वी मस्ट respect the values of the freedom struggle। ये एक संविधान का कर्तव्य है। संविधान ने हमको बताया ये जस्टिसेबल है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा जाएंगे, लेकिन इसको कर्तव्य निभाना पड़ेगा। सो फ्रीडम स्ट्रगल का जो ये जो वैल्यूज है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको रिस्पेक्ट अगर हम ऐसे तर्क वितर्क करेंगे, हम ऐसे जो अभी एक मीटिंग जावेद भाई ने अभी ऑर्गेनाइज किया, फाउंडेशन, रहना फाउंडेशन, तो ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये डिस्कशन के जरिए से हम ये सोच को हम थोड़ा ज्यादा ताकत देंगे। जो
आज़ादी के समय चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे कोई भी आदमी, उन्होंने जो भारत में सारे प्रांत से वो जो सोच आया था, वो सोच का मुझे लग रहा है कि, और गांधी का लेख, अंबेडकर का लेख, बहुत सारे हमारा जो स्वाधीनता संग्राम के नेता थे, नेत्री भी थे, वो सोच को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए कुछ नई दृष्टिकोण से इतिहास को देखना पड़ेगा। ये इसका मतलब नहीं कि सिर्फ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री करेंगे, हमको भी करना पड़ेगा इस आलोचना चक्र में। जैसे रहना फाउंडेशन अभी क्या ऐसा एक मौका मिला, चाहे कितने भी लोग आए, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, मैं तो 2-3 लोगों से 5 लोग मिलके, हम 5 लोग दिल्ली में महात्मा गांधी 2 अक्टूबर में हम 5-7 लोग 2 घंटा डिस्कस किए और इतना फ्रूटफुल लगा, और इसके बाद हम उसको सोशल मीडिया में शेयर किए थे। अभी मैं कपिल सिब्बल से बात कर रहा था, इतने बड़े लहर है। जब मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत हो गया, तो मैंने उनको फोन किया, कपिल सिब्बल से, ऐसे सर, मैं जब प्रधानमंत्री ऑफिस में था, मैं जुलाई में ज्वाइन किया, अगस्त 15 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पहला जो भाषण था देश के लिए लाल किला से, मुझे बताया गया कि एक ड्राफ्ट बनाओ, स्पीच। सो मैंने स्पीच बना दिया। स्पीच में B.R. अम्बेडकर का एक कोटेशन था। वो कोटेशन था, अम्बेडकर बोल रहे हैं कि हम भौतिक संपत्ति के ऊपर अधिकार छोड़ देंगे, लेकिन शिक्षा का अधिकार छोड़ेंगे नहीं। शिक्षा भौतिक संपत्ति से बहुत बड़ा है। सो वो भाषण में वो था। फिर जब गया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास, वो अम्बेडकर का कोट को कोई डिलीट कर, क्योंकि मैं तो मीडिया एडवाइजर को दे दिया, मीडिया एडवाइजर प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM के पास भेज दिए, शायद प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM काट दिया होगा। अच्छा, देन मीडिया एडवाइजर ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बोला, सर, मिस्टर साहू ने कोटेशन दिया था, वो शायद हट गया है। ये कौन सा कोटेशन? कि अम्बेडकर का कोटेशन था कि हम भौतिक संपत्ति के ऊपर अधिकार छोड़ देंगे, शिक्षा के ऊपर अधिकार नहीं छोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री उसको लगा दो है। तो नेक्स्ट डे 15 अगस्त को मैं जब भाषण सुना, उन्होंने कहा, इससे पहले भी उन्होंने कहा, मैं वादा करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हूं, मैं वादा निभाने के लिए खड़ा। और उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा के अधिकार हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे भौतिक संपत्ति के ऊपर अधिकार हम छोड़ सकते हैं। तो कपिल सिब्बल ने कहा, उनको जब इंटरव्यू किया मोंटेक सिंह आलूवालिया को, उन्होंने कहा, देखिए शिक्षा इतना इम्पोर्टेंट है संपत्ति से भी। अंबेडकर ने ये कहा था। इसके दिन 15 अगस्त रात को एक डिबेट हुआ इंडिया टुडे टीवी में। प्रभु चावला जर्नलिस्ट, उनको पूछा गया कि मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण के ऊपर आपका मंतव्य क्या है? तो उन्होंने कहा, अरे वो अम्बेडकर को कोट किया शिक्षा के ऊपर, अम्बेडकर कब शिक्षाविद हो गए? मैं तो हैरान हो गया ये कमेंट सुन के। एक बड़ा एडिटर था, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर थे। उन्होंने अम्बेडकर को बोला शिक्षाविद नहीं थे, उन्होंने नए कॉलेज एस्टैब्लिश की, शिक्षा के महत्व का उन्होंने इतना व्याख्या किए थे। उनका एक स्लोगन था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। तो पहले एजुकेशन, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद एजुटेशन। तो जो आदमी बोला है कि पहले एजुकेट करो, इसके बाद ऑर्गेनाइज करो, इसके बाद आंदोलन। तो ये डेमोक्रेसी में पहले एजुकेट करो, ऑर्गेनाइज, एजुटेशन, ये है पब्लिक रीजनिंग, लोक जुक्ति, यहां से एमर्ज होता है। तो उन्होंने बोला ये एजुकेशन कब अम्बेडकर एजुकेशन बन गए, एजुकेशनिस्ट बन गए।
तो मैंने कपिल सिब्बल साहब को बोला, देखिए साहब, अभी यूनियन होम मिनिस्टर लोकसभा या राज्यसभा का अम्बेडकर 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 इतने बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते, ये जो वाक्य उनका था। तो मैं बोला, अरे जब मनमोहन सिंह ने अम्बेडकर को कोट किया था, प्रभु चावला ऐसे बोला था। तो ये जो सोच है, ये सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए ये हमको कोई, देखिए ये सारे पढ़ाई करके हम कुछ करते हैं। ये भी उनके घर में मैं गया, बहुत सारी किताब है, नेहरू, अंबेडकर, गांधी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये कुछ बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस लोगों के पास किताब भी मैं कभी नहीं देखा बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो जो भी मुझे मौका मिल रहा है, इसे चाहे यहाँ मैं अभी गया था अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी ये बात हमने रखे थे, मैं अंग्रेजी में बोला, उसको तेलुगु में ट्रांसलेट हुआ। तो ये इसके वजह से बहुत सारे लोगों के पास, उनसे मैं सीखता हूँ, मुझे जो भी पता है मैं उनके सामने रखता हूँ। तो इस बार संवाद में क्वेश्चन आंसर भी होता है। तो मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान कोने कोने में कुछ नया सोच निकल रहा है, और लोग अभी प्रियम्बल पढ़ते हैं। वो प्रियम्बल जो पढ़ने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये तो बहुत बड़ी बात है संविधान से रक्षा करने के लिए। सिर्फ संविधान, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो शपथ लेते टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम लोग प्रियम्बल अभी जो पढ़ना शुरू किया, वही जो राष्ट्रपति करना है उनको भी वो भी कर रहे हैं। मैं जब प्रेसिडेंट के आर नारायणन के पास था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बोले, हम संविधान को रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे। प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट स्पीच में भी उन्होंने डाल दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट स्पीच देते हैं प्रधानमंत्री ऑफिस में बनता है। मैंने भी जब प्रधानमंत्री ऑफिस में था, बहुत सारे स्पीच लिखा था प्रेसिडेंट के लिए। वो स्पीच प्रेसिडेंट चेंज नहीं कर सकते। तो एक स्पीच में नारायणन साहब का, वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी का पीएम, उन्होंने लिख दिया कि हम संविधान का समीक्षा करेंगे। मिस्टर नारायणन पढ़ दिया, पढ़ने का बाध्य है, लेकिन स्पीच देने के बाद उन्होंने कहा, those who dare to review the constitution must remember the words of राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद का कोट किया। इसके बाद जब संविधान का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2000 में, 26 जनवरी 2000, सेंट्रल हॉल में एक फंक्शन, तो मिस्टर के आर नारायणन से, there is a lot of talk going on to review the constitution. Let us examine whether the constitution has failed us or we have failed the constitution. हम संविधान हमको विफलता के रास्ते पे लिया, या हम संविधान को विफलता के रास्ते पे ले गए। देन सारे न्यूज़पेपर एडिटोरियल लिखे, संपादकीय, listen to President Narayanan, Mr. Vajpayee, don't review the constitution. वाजपेयी also उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि we are not going to review the constitution, we will review the working of the constitution. संविधान कैसे काम किया उसको हम रिव्यू करेंगे। और जस्टिस वेंकटाचलैया कमेटी बैठा गया, रिपोर्ट दिया। So this is how संविधान was saved by a president of India, जो ओथ लेते हैं to preserve, protect and defend the constitution. लेकिन अभी ये हुआ था 2025 साल के बाद, लोग बोल रहे हैं संविधान रक्षा करो, प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। So this means people are coming forward to preserve, protect and defend the constitution. ये संविधान के वजह से 75 साल भारत एक बेमिसाल एक उदाहरण दिखा दिया पूरा विश्व में।
1917 में हुआ था सोवियत यूनियन, 89 में टूट गया, 90 में टूट गया था, 89, 90 उस वक्त 1992 जो भी है, तो 1917, 92 कितना साल, 17 से 92, हाँ जी, 75 इयर्स में सोवियत यूनियन सुपर पावर न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के साथ कॉम्पीट कर रहा, टूट गया। 2 साल पहले, टूटने के 2 साल पहले गोर्बाचोव लंदन आए थे, मार्गरेट थाचर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिले। ये सारे अकाउंट कुलदीप नायर का किताब इंडिया हाउस में लिखा है। तो उन्होंने मार्गरेट थाचर को बोला सोवियत यूनियन मेरे हाथ से जा रहा है। मार्गरेट थाचर ने बोला आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? भारत है, भारत को देखो। उन्होंने कैसे एक संविधान के जरिए से इतना धर्म, इतने सारे धर्म भाषा को इकट्ठा करके, गरीबी है, बैकवर्डनेस है, फिर भी इकट्ठा करके कैसे आगे बढ़ रहा है, वहां से कुछ सीखो। और मार्गरेट थाचर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, और उनका एंसेस्टर्स हमको शासन किए थे, और वो बोल रहे हैं कि सब भारत से सीखो। उस वक्त इट वाज टू लेट। सो देयरफॉर अभी जब 75th ईयर ऑफ संविधान, हम तो ऐसे कुछ खतरा नहीं है कि भारत टूट जाएगा जैसे वो संविधान सोवियत यूनियन से टूट रहा था। लेकिन ये जो टेंडेंसीज इमर्ज कर रहा है कि हलाल झटका के तरफ देखो, या बॉयकॉट करो उसको ये खाने मत दो, ये करो, दिस वेरी डेंजरस। लेकिन ये जो परिस्थिति से कुछ अच्छा जो चीज आ रहा है कि लोग प्रियम्बल पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी तमिलनाडु में गया था कुछ साल पहले, एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम में कर्नाटक गया था, 3000 लोग आए थे टू डिस्कस अबाउट अम्बेडकर। 3000 मार्टिन लूथर किंग का ग्रैंडसन गया था। तो ये जो सारे दर्शाता है कि भारत को देख रहे हैं, अम्बेडकर की पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, गांधी के पर्सपेक्टिव देख, ये नहीं कि अम्बेडकर वर्सेस गांधी व गांधी वर्सेस अम्बेडकर। इनफैक्ट प्रेसिडेंट नारायणन उनका लाइफ सेंटेंस में गांधी, नेहरू, अम्बेडकर को पूरा समराइज कर दिया। उन्होंने अंग्रेज में लिखा था, इफ गांधी गेव a moral purpose and mass dimension to freedom struggle, Nehru gave a socialist and economic dimension, and Ambedkar gave a challenging social and democratic dimension. अगर गांधी ने दिया था कि एक नैतिक और मास बेस लोगों के सारे मोबिलाइज करके जो दिया था वो डायमेंशन, नेहरू ने दिया था एक आर्थिक और एक साम्यवाद का दृष्टिकोण, अंबेडकर ने दिया था एक चैलेंजिंग गणतांत्रिक और सामाजिक दृष्टिकोण। तो जब केरला असेंबली में 3 बड़े बड़े स्टेच्यू उन्होंने एस्टैब्लिश किए, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाया, स्पीकर ऑफ केरला असेंबली, सर आप आके इनाग्रेट कीजिए। उन्होंने गए थे इनाग्रेट, मुझे बोला गया कि उस स्पीच आप लिखो। तो मैंने बोला, ग्रेट सन ऑफ केरला KR Narayana, who went on to become the president of India, he summarized the vision of Gandhi, Nehru and Ambedkar in one sentence. वहां से शुरू हुआ। So you see, this kind of thinking comes from highest office of the country, and अभी लोग नीचे से भी ये शुरू कर दिया। सो आज जो ये मौका मिला रैना फाउंडेशन की वजह से, जावेद भाई की वजह से, और हम जो एकत्रित हुए, मैं तो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट नंबर्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम बॉदर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन आइडिया। सो आप इतने समय, आपका पेशेंस आई रियली एडमायर, सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच।
शुक्रिया।